हमारी कहानी एक याद से शुरू होती है, उन एक्सपेरिमेंट्स की जो कहानी सुनाने वाले ने अपनी पिछली जिंदगी में सहे थे। उस समय उस सो कॉल्ड ग्रीन रूलर के बारे में अफवाहें फैली हुई थी, जिसे कहा जाता था कि वो अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रहा है। लोग उसे घमंडी, बदतमीज और एक नटोरियस छूटा बताते थे। असल में वो अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि वो किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो उसकी जगह ले सके। कोई हैरान हो सकता है कि कहानी सुनाने वाले को ऐसी बातें कैसे पता हैं, या क्या वो सच में पूरी तरह से श्योर हो सकते हैं। पर्सपेक्टिव बदलता है और हम एक लड़की को तनाव में एक आदमी के सामने बैठे हुए देखते हैं। दोनों के बाल एक जैसे चमकदार हरे रंग के हैं। वो आदमी जो खूबसूरती और हर चीज़ जो हरी है उससे बहुत प्यार करता है, ग्रीन हाउस का हेड ड्यूक ऑफ ऑबरी के अलावा और कोई नहीं है। हालांकि वो पावरफुल है, लेकिन उसकी किस्मत में एक बुरा अंजाम लिखा है। जिस लड़की को वो अडॉप्ट करने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि हमारी कहानी सुनाने वाली ही है, जो एक ऐसी जगह पर बैठी है जो उसे इंटरव्यू जैसी लग रही है। वो उससे सीधे पूछती है, उसकी बेटी 12 साल के होने से पहले ही गायब हो गई थी, तो उसे ये कैसे पता चल सकता है कि वो एक जीनियस थी या उसकी आवाज़ एक नाइटिंगेल की तरह मीठी थी। उस घमंडी ड्यूक ने सीधे जवाब दिया कि वो उसकी बेटी थी और इसलिए उसने नेचुरली अपने पिता की ब्रिलियंस विरासत में पाई होगी। उसके टोन और आंसर से शॉक्ड होकर वो लड़की उसे हैरानी से घूरती है। ड्यूक आगे बोलता है कि अगर उसे उसकी बेटी का रोल निभाना है तो उसे कम से कम उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना होगा। वो चुपचाप देखती है कि वो कितने ऊंचे घोड़े पर बैठा है और सोचती है कि एक्ट से उसका क्या मतलब है। ड्यूक तब एक्सप्लेन करता है कि वो उससे सवाल पूछेगा जिसका उसे जवाब देना और लिखना होगा। उसे एक शीट ऑफ पेपर देते हुए वो वेट करता है। वो मन मार के उसे एक्सेप्ट करती है। कड़वाहट से सोचती है कि एक अनाथ होने के नाते उसके पास कंप्लेन करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। ड्यूक एक्सप्लेन करता है कि अगर वो टेस्ट पास कर लेती है तो उसे 5 साल तक उसकी बेटी की तरह बिना चिंता के रहने की इजाज़त मिल जाएगी। कन्फ्यूज्ड वो सोचती है कि सिर्फ 5 साल है क्यों। एक लंबी सांस के साथ वो उससे कहता है कि ज़रूर उसने हमेशा के लिए उसकी बेटी बनकर रहने की उम्मीद नहीं की होगी। लड़की उसे पिछले समय की यादों में याद करती है, उसके नार्सिसिस्टिक नेचर को अच्छी तरह से जानती है। उसके लिए ये अडॉप्शन कम और एक तरह की स्पॉन्सरशिप ज़्यादा लगती है। ड्यूक आगे एक्सप्लेन करता है कि 5 साल के बाद वो उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेज देगा। वो निराशा से सोचती है कि आखिर में उसे सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वो सोचती है कि हो सकता है एक व्यापारी द्वारा अपनाया जाना उसके फ्यूचर के लिए बेहतर होता। इंटरव्यू शुरू होता है। ड्यूक सबसे पहले उसकी हॉबीज़ के बारे में पूछता है। वो जवाब देती है कि उसे पढ़ना पसंद है। वो मुस्कुराता है, छेड़ते हुए कहता है कि उसका टेस्ट उसके अपीयरेंस से ज़्यादा कल्चर्ड है। वो अगला उसकी उम्र पूछता है। वो जवाब देती है कि उसे लगता है कि अगर उसे ठीक से याद है तो वो 10 साल की है। वो उसे करेक्ट करता है, कहता है कि उसकी बेटी 11 साल की होती। लड़की को ऐसा महसूस होता है जैसे वो एक असल इंटरव्यू में है और बिना किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस के भी उसका मैनर उसे बहुत रूड लगता है। वो आगे बढ़ता है और उसे पेपर पर आंसर करने के लिए क्वेश्चन देता है। सिंपल प्रॉब्लम की उम्मीद करते हुए वो अपने आप को तैयार करती है, लेकिन ड्यूक उसके बजाय एक लंबा कॉम्प्लिकेटेड सवाल डिक्टेट करता है जो एक 10 साल के बच्चे के लेवल से कहीं ज़्यादा है। यहाँ तक कि खाली पेज भी उसकी नाइंसाफ़ी का मजाक उड़ाता हुआ लगता है। फिर भी ड्यूक इंसिस्ट करता है कि ये एक इजी क्वेश्चन है और उसे जल्दी करने को कहता है। वो उसे हैरानी से देखती है और वो सार्कास्टिक तरीके से पूछता है कि क्या वो घूर रही है क्योंकि वो पहले ही खत्म कर चुकी है या क्योंकि वो सोचती है कि ये किसी तरह का मिंगसा टेस्ट है। इस अनजान शब्द को सुनकर वो सोचती है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन फिर भी उस सवाल को सॉल्व करने लगती है। वो अपने आप पर हैरान होती है। उसे किसी तरह जवाब पता होता है और वो उसे जल्दी से लिख देती है। जब वो काम कर रही होती है तो वो सोचती है कि वो इस सिचुएशन में कैसे पहुंच गई। एक्सप्लेन करने के लिए हमें उस समय को फिर से याद करना होगा जब जिंदगी बहुत मुश्किल थी और जुल्म अनदेखा रह जाता था। उस पागलपन की दुनिया में किसी ने उसी लड़की से कहा था कि उसे वैल्यूएबल होना चाहिए क्योंकि वो जिंदा बच गई जहां बहुत सारे लोग नहीं बच पाए थे। शॉर्ट में उसे एक्सपेरिमेंट्स में एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया था, एक पागल आदमी के द्वारा जिसे वो कभी अपना पिता और सेवियर समझती थी। उन एक्सपेरिमेंट्स ने धीरे धीरे उसकी यादें मिटा दी। उसने उसे एंडलेस ट्रायल से गुजारा जब तक कि आखिरकार उसकी 24 साल की उम्र में मौत नहीं हो गई। उसका गोल था एक ऐसा वेसल बनाना जो मुर्दों की आत्माओं को रख सके। ऑब्सेशन से चलाया गया वो अपनी बहुत पहले गुजर चुकी पत्नी को जिंदा करना चाहता था। उसने असहनीय पीड़ा सही थी। उसका कमजोर शरीर दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया और आखिर में वो हार गई और मर गई। भविष्य की जिंदगी में पहुंचने के बजाय उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोली, रोते हुए जब वो पास्ट में वापस आई। जन्नत या कुछ न होने की उम्मीद करते हुए उसने इसके बजाय खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जिसे वो पहले मुश्किल से पहचान पाई। आंसू पोंछते हुए वो हल्के से उठी, कंफ्यूज थी कि मरने के बाद भी उसे दर्द और दुख कैसे महसूस हो सकता है। आसपास देखते हुए उसे रियलाइज हुआ कि उसका शरीर छोटा हो गया है, उसकी पर्सपेक्टिव एक बच्चे की तरह नीचे हो गई है। आवाज़ें गूंज रही थी, जानी पहचानी इंस्ट्रक्शंस और डांट फटकार जो बच्चों के लिए थी।
धीरे धीरे डर उसके अंदर बैठ गया। वो उसी ऑर्फनेज में वापस आ गई थी जिसे वो बहुत पहले भूल चुकी थी। वो जगह जहां उसे उसी पागल आदमी को बेच दिया जाना निश्चित था, जो एक दिन उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। कुछ देर पहले तक जब वो एडल्टहुड तक नहीं पहुंची थी, उसका शरीर जालिम एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में बर्बाद हो चुका था। उसे वो दर्द साफ साफ याद है, लेकिन अब जब वो खुद को देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो सब बिना किसी निशान के गायब हो गया है। वो अपने चेहरे को छूती है और सब कुछ। उसके लंबे बहते हुए बाल अनडैमेज्ड हैं, उसकी स्किन शुद्ध लगती है और उसकी उंगलियां छोटी और गोल हैं, प्यारी बच्चों जैसी। ये सपना नहीं है। पहली बार वो सोचती है कि क्या उसे सच में वो मिल गया है जिसकी उसने हमेशा चाहत की थी, वो आज़ादी जिसकी उसने इतनी बेचैनी से इच्छा की थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो मुस्कुराती है, सोचती है कि हो सकता है भगवान को आखिरकार उस पर दया आ गई हो। खुशी से अपना हाथ उठाते हुए वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए रेडी महसूस करती है, लेकिन तब उसकी गति टूट जाती है। उसे अपनी कलाइयों पर अभी भी निशान दिखाई देते हैं। डर उसके दिल को ठंडा कर देता है जब वो कांप जाती है, सोचती है कि वो रेमनेंट्स अभी भी क्यों बचे हैं। ये वही कर्स्ड निशान थे उन एक्सपेरिमेंट्स से, वो पुराने दाग जिन्होंने उसे एक बार मौत की सज़ा दी थी। उदासी उस पर हावी हो जाती है। वो उस साइंटिस्ट को कोसती है जिसने उसे उनसे दागदार किया था। गुस्से में कि मरने के बाद भी उसने उसे छोड़ा नहीं है। उसने सोचा था कि वो आखिरकार नॉर्मल जीवन जी सकती है, लेकिन ये निशान उसे कुछ और ही बताते हैं। फिर भी उसे एक ज़रूरी चीज़ भी रियलाइज़ होती है, क्योंकि उसे समय में वापस भेज दिया गया है। वो आदमी उसे अभी तक नहीं जानता है। इस बार वो कसम खाती है कि वो बदला लेगी। अगर किस्मत ने उसे एक और मौका दिया है तो वो अकेले नहीं गिरेगी। वो उस पागल साइंटिस्ट को नीचे लाएगी, उसके काम को बर्बाद कर देगी और उसकी लैबोरेटरी का हर निशान मिटा देगी ताकि वो फिर कभी उठ ना सके। वो प्लानिंग शुरू करती है। सबसे पहले उसे अपने इंस्ट्रक्टर्स का फेवर जीतना होगा ताकि उसे एक रिकमेंडेशन लेटर मिल सके। फॉर्चुनेटली वो ऑर्फनेज जहां वो अब रहती है, एम्पायर के सबसे मशहूर ऑर्फनेजेस में से एक है। हालांकि एक कड़वा सच है, सिर्फ सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स को ही नोबल्स द्वारा चुना जाता है, जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। कम ग्रेड्स या बिना किसी इन्फ्लुएंस वाले अनलकी लोगों को एडॉप्शन के बहाने ले जाया जाता है, लेकिन वो गायब हो जाते हैं, फिर कभी दिखाई नहीं देते। वो उस बुरे अंजाम को बहुत अच्छी तरह जानती है जो उनका इंतजार कर रहा है। डिटर्मिनेशन के साथ वो अपनी सबमिसिव नेचर को झटका देती है और अपने आप से डिक्लेयर करती है कि वो पुराना आज्ञाकारी बच्चा चला गया है। वो फेवर जीतेगी, पैट्रनेज हासिल करेगी और अपने बदले के रास्ते को सिक्योर करेगी। बाद में किचन में उसे सब्जियां काटते हुए इम्प्रेसिव स्किल के साथ देखा जा सकता है। इंस्ट्रक्टर्स और बच्चे हैरानी से देखते हैं जब वो सारे चोर्स खत्म कर देती है, बर्तन धो देती है और ग्रोसरी को खुद ही नीटली अरेंज कर देती है। वो पोलाइटली पूछती है कि क्या कुछ और करने को है। इंस्ट्रक्टर अपना सर हिलाती है और उसे जाने को कहती है, इम्प्रेस्ड कि उसने इतनी जल्दी खत्म कर दिया। लड़की अनीशा अदब से झुकती है और कहती है कि वो एक अच्छी स्टूडेंट बनने की कोशिश करेगी, उसे दिखाई गई दया को चुकाने के लिए उत्सुक है। इंस्ट्रक्टर उस ट्रांसफॉर्मेशन पर हैरान होती है। अनीशा सिर्फ 3 महीने पहले सबसे कमज़ोर स्टूडेंट्स में से एक थी, फिर भी अब वो उम्मीद से परे मेहनत और टैलेंट दिखाती है। उसकी एंजेलिक एक्सप्रेशन को देखते हुए इंस्ट्रक्टर इमोशनल महसूस करती है। धीरे से वो अनीशा को 1 महीने के लिए किचन ड्यूटीज असाइन करने का फैसला करती है। खुद को कुछ राहत देते हुए, साथ ही लड़की की वैल्यू को रिकॉग्नाइज करते हुए, अनीशा इस रिएक्शन को नोटिस करती है और अपने दिमाग में वो अपनी सीक्रेट फेवर लिस्ट पर एक और निशान जोड़ देती है। वो चुपचाप संतुष्टि के साथ किचन से निकल जाती है, सोचती है कि आगे कोई भी चोर्स या क्लासेस हों, कोई भी बोझ नहीं होंगे। उसने पहले ही बहुत बुरा सहन किया है, जब वो एक समय थक हारकर उस आदमी का स्नेह जीतने की कोशिश कर रही थी जिससे वो अपना पिता समझती थी। उसे याद करके कि उसने तब कितनी कोशिश की थी, उसे गुस्सा आ जाता है। जब वो हॉलवे से बदले के बारे में सोचते हुए जा रही होती है, अचानक वो किसी से टकरा जाती है। वो जल्दी से माफ़ी मांगती है, लेकिन जिस व्यक्ति ने जानबूझकर उसके रास्ते में कदम रखा था, वो मौके का फ़ायदा उठाता है और उसे इंसल्ट करता है। गिन से वो उस पर दाग लगाने का इल्ज़ाम लगाता है, कहता है कि उसकी निचली सेल्फ ने उसके कपड़े गंदे कर दिए हैं। साइंटिस्ट को याद करने से पहले ही गुस्से में थी, अनीशा का गुस्सा भड़क उठता है। वो लड़का जो बाहर का लग रहा था, वो घमंड से आगे पूछता रहा कि क्या वो माफ़ी मांगेगी अगर वो किसी को मार भी दे, और क्या वो सच में मानती है कि माफ़ी सब कुछ ठीक कर सकती है। उसे नीचा दिखाते हुए उसने उसे कहा कि उस जैसी नीच व्यक्ति को उससे बात करने का भी हक नहीं है।
उसकी उम्मीदों के विपरीत वो हंसी और जवाब दिया कि असल में वो कर सकती है। इससे वो और ज्यादा चिढ़ गया। उसने उसकी तरफ उंगली उठाई, मांग की कि क्या वो जानती भी है कि वो कौन है। इससे पहले कि वो अपनी पूरी बात पूरी कर पाता, उसने शांति से उसे बीच में काट दिया, कहते हुए कि अगर वो गलत नहीं है तो वो काउंट शार्लेट के पेट्रोनेज में है। उसने उस सिस्टम के बारे में सोचा जिसने उसे बांध रखा था। नोबल्स अनाथों को अडॉप्ट तो करते थे, लेकिन दया की वजह से नहीं। वो उन बच्चों का इस्तेमाल अपने घरों का सम्मान बढ़ाने के लिए करते थे, अगर वो बच्चे काफी यूजफुल साबित हो जाते थे। वो घमंडी लड़का हंस पड़ा, उसे और भड़काने की कोशिश करते हुए उसका नाम भूलने पर उसका मजाक उड़ाता है और गर्व से कहता है कि उसकी तरह नहीं, उसे पहले ही किसी स्टेटस वाले व्यक्ति ने चुन लिया है। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे ठंडे लहजे में बताया कि नोबल फैमिलीज जैसे कि काउंट किसी भी चीज के लिए माफी नहीं मांगते, यहाँ तक कि किसी को मारने के लिए भी नहीं। तेज आंखों से उसने उसे चेतावनी दी कि अगर वो जारी रखता है तो हो सकता है कि वो ही हो जिसे जल्द ही बर्बादी का सामना करना पड़े। गुस्से से भरा हुआ लड़के को रियलाइज हुआ कि उसे नीचा दिखाने की उसकी कोशिश को किसी छोटे और बहुत कम प्रिविलेज्ड व्यक्ति ने कुचल दिया है। उसका धमंड टूट गया। उसने चिल्लाया कि उसे तो वहीं पर नॉकआउट कर देना चाहिए। उसे बुरी तरह से पकड़कर उसे डराने की कोशिश की। उसने डर की उम्मीद की। इसके बजाय उसने उसके पीछे कुछ देखा, मुस्कुराई और उसे कहा कि आगे बढ़ो और मार लो। ठीक जैसे ही वो वार करने वाला था, एक आवाज गूंजी जो उसका नाम पुकार रही थी। हक्का बक्का होकर लड़का रुक गया। यंग लेडी पास आई और पूछा कि वो क्या सोच रहा है, उसे डांटते हुए कि वो अपने आप को इतनी हिंसा तक क्यों गिरा रहा है। उसके पीछे एक चोगा पहने हुए व्यक्ति खड़ा था, जिसके गहरे हरे बाल हुड के नीचे मुश्किल से दिख रहे थे। लड़का घबराकर पीछे हट गया, लेकिन वो जानती थी कि यंग लेडी के शब्द सिर्फ एक दिखावा थे। नॉर्मली अडॉप्ट किए गए बच्चों को अनाथों को खुलेआम बुली करने की इजाजत थी, लेकिन इस बार किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति को देखते हुए लड़की एक परफॉर्मेंस दे रही थी। अनीशा को रियलाइज हुआ कि चोगा पहने हुए व्यक्ति बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होना चाहिए। जल्दी से एडजस्ट होते हुए उसने मुस्कुराया और अपना बिजनेस फेस बना लिया, खुद को लकी समझते हुए। उसी पल मिस इरीना ने अनीशा का नाम पुकारा। वो लड़के को उसकी जगह पर डालने का प्लान कर रही थी जब उसे खुद अडॉप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इरीना ने कुछ शॉकिंग अनाउंस किया। अनीशा को उसके साथ चलना था। उसने चोगा पहने हुए आदमी को एक्सप्लेन किया कि ये वो बच्चा है जिसे उसने रिक्वेस्ट किया था। अनीशा हैरान रह गई। उसने बड़े ध्यान से प्लान किया था कि उसे कोई चुने, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये इतनी अचानक होगा या ऐसे किसी के द्वारा जिसने अभी अभी उसे एक झगड़े में देखा था। हैरानी और बेचैनी के मिश्रण के साथ उसने खुद से सोचा कि उसके ध्यान से प्लान किए गए फर्स्ट इंप्रेशन का क्या हुआ। उसने खुद को ठीक से इंट्रोड्यूस किया, उन इवेंट्स के बाद जल्दी से खुद को संभाल लिया जो अभी अभी घटे थे। उसने गेस्ट को करेक्ट एटिकेट के साथ स्वागत किया, अपने से सोचती हुई कि वो कितनी सारी आंखों का निशाना रही है। फिर भी अब एक प्रैक्टिस स्माइल के साथ जरूर कोई भी उसे बुरी तरह से ट्रीट नहीं कर सकता था। हालांकि उसकी कोशिशों का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उस आदमी ने पूछा कि क्या बच्चों को नोबल एटिकेट भी सिखाई जाती है। टीचर ने एक्सप्लेन किया कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे आखिरकार नोबल्स द्वारा सर्वेंट्स या दूसरे रोल्स में लिए जाते हैं, एटिकेट सीखना एक बेसिक रिक्वायरमेंट माना जाता था। इसी दौरान अनीशा ने राहत की सांस ली कि पहले वाला झगड़ा उसे ऑफेंड नहीं लगा। उस आदमी ने तब उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों माना कि वो एक नोबल है। वो कहना चाहती थी कि ये उसका कमांडिंग टोन और चोगा था, लेकिन इसके बजाय उसने जवाब दिया कि ये उसके चलने का तरीका और उसके बोलने का एलिगेंट ढंग था, जिसने उसके नोबल लिनिएज का विश्वास दिलाया। खुश होकर उसने गर्व से कहा कि उसकी नोबल ऑरा तब भी रेडिएट होती है जब वो खुद को छिपाता है। अनीशा अंदर से अनइम्प्रेस्ड। उसने सोचा कि ये उसने सिर्फ उसे खुश करने के लिए कहा था, मानती हुई कि वो कोई पावरफुल और यूजफुल व्यक्ति होना चाहिए। फिर भी वो क्लियरली खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा करने वाला था। उसने उसकी बैंगनी आंखों की झलक देखी जो मनमोहक और खूबसूरत थे। अचानक उसे याद आया कि मिस इरीना ने बताया था कि उस आदमी ने खास तौर पर उससे ही रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उसे क्यों चुना गया था। उसने शक से अपनी टीचर को देखा। टीचर घबराकर उसे याद दिलाया कि एक गेस्ट को वेट करवाना अशिष्ट है और उसे साथ चलने को कहा। कमरे के अंदर टीचर ने गेस्ट को बिठाया और चाय लाने की पेशकश की। उसने अनीशा को अदब से फिर से इंट्रोड्यूस किया, जिस पर अनीशा को हैरानी हुई। उसने मिस इरीना को पहले कभी इतना सबमिसिव एक्ट करते हुए नहीं देखा था। अगर ऐसा था, उसने तरकीब लगाई, तो ये आदमी सचमुच कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति होना चाहिए। नोबलमैन ने इंस्ट्रक्टर को कहा कि बस हो गया और वो जा सकती है। कंफ्यूज्ड होकर मिस इरीना ने कॉन्ट्रैक्ट, अडॉप्शन पेपर्स और फॉर्मेलिटीज के बारे में पूछा।
लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया कि उसने कभी नहीं कहा कि वो बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है, याद दिलाते हुए कि फैसले वो कर रहा था, वो नहीं। अनीशा हैरान थी, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा घमंडी इरीना को भी इतनी आसानी से डिसमिस किया जा रहा था। उसकी पिछली जिंदगी में मिस इरीना इंस्ट्रक्टर्स में सबसे ज्यादा प्रेजुडिस थी, हमेशा अपने काम पर गर्व करती और पक्षपात दिखाती। जब अनीशा एक एवरेज स्टूडेंट थी, ईना उसके प्रति खास तौर पर ऑप्रेसिव थी। अब इसी औरत को अपना सर झुकाते हुए देखना ऑलमोस्ट अम्यूजिंग था। जाने से पहले मिस इरीना ने अनीशा को बुलाया और गले लगाया। अनीशा तुरंत समझ गई कि ये जेस्चर सिर्फ दिखावे के लिए था। उसका चेहरा पकड़े हुए इरीना का एक्सप्रेशन गुस्से में बदल गया। अपनी फ्रस्ट्रेशन लड़की पर निकालते हुए उसने उसे चेतावनी दी कि वो गेस्ट के साथ बदतमीजी न करे। अनीशा जानती हुई कि वो सिर्फ एक आसान निशाना है, मुस्कुराई और उसे विश्वास दिलाया कि वो बात मानेगी। जब ईना चली गई, उसने उसे कहा कि अगर जरूरत हो तो उसे बुला ले। अनीशा चुपचाप अपनी कलाई पकड़ती है, अपने आप को याद दिलाती है कि फिलहाल वो साथ दे सकती है, लेकिन एक दिन वो उस औरत को नीचे लाएगी। उसके विचार रुक गए जब उस आदमी ने अपना चोगा फेंक दिया, भड़बड़ाते हुए कि ये फ्रस्ट्रेटिंग और अनोइंग था। अनीशा को जल्दी से याद आया कि उसे गेस्ट के सामने क्यूट एक्ट करना है। ठीक जैसे ही उसने अपना सर उठाया, उसने चोगा एक तरफ फेंक दिया और मिस इरीना की डिस्गस्टिंग पर्सनैलिटी पर कमेंट किया। राहत महसूस करते हुए कि वो उसके बारे में नहीं बोल रहा था, अनीशा खुश हुई, हालांकि उसी समय हल्का सा अकेला महसूस किया, क्योंकि लगता था कि वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। नोबलमैन ने उसे बैठने को कहा। मुस्कुराते हुए उसने बात मानी। बैठते हुए उसे देखा। वो बहुत खूबसूरत था, लंबे हरे बाल, दुर्लभ बैंगनी आंखें और नर्म फीचर्स। फिर भी उसके चेहरे में कुछ अजीब सा जाना पहचाना महसूस हुआ। जब वो सोच रही थी, अचानक वो बोला, मुस्कुराते हुए उसे बताया कि वो एक मैंगी डॉग की तरह लगती है। उसके शब्दों ने उसके दिल को छेद दिया, क्योंकि वो क्यूट और प्रॉपर एक्ट करने की कोशिश कर रही थी। ये उसकी पहली मुलाकात की एक फेमस ड्यूक से, एक आदमी जो ब्रिलियंट और हैंडसम था, लेकिन स्मग, तेज जुबान और लगता था कि उससे डील करना इम्पॉसिबल है। उसने खुद से सोचा कि उसकी पर्सनालिटी सबसे खराब हो सकती है, फिर भी वो किसी से बहस नहीं कर सकती थी जो अपने घमंड को असली टैलेंट से डिफेंड कर सकता हो। सीन फिर कैरेज की तरफ बदलता है, जहां ड्यूक पहले ही उसे अपने साथ आने को कह रहा है। अनीशा अपने अडॉप्शन की तेजी से कंफ्यूज्ड पीछे खड़े इंस्ट्रक्टर्स को देखा, जो उसे अलविदा कह रहे थे। उसके एक्सप्रेशन ने उसका सवाल साफ कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट, अडॉप्शन पेपर्स और 1 महीने की ट्रेनिंग का क्या हुआ? वो हैरान थी कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया। ड्यूक ने उससे पूछा कि क्या वो ऑर्फनेज छोड़ने पर उदास है। उसने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। जिस बात ने उसे परेशान किया था वो ये था कि उसने उसे सिचुएशन पर सोचने का भी समय नहीं दिया, अपने विचार इकट्ठे करने का कोई मौका नहीं दिया, ये समझने का कि वो किसके साथ डील कर रही है, क्या अप्रोच लेनी चाहिए, या फिर वो अपने अगले कदम कैसे प्लान करे। जितना उसे याद था उन अखबारों से जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में पढ़े थे, वो जानती थी कि ये आदमी और इसका घर बर्बादी के लिए निश्चित थे। वो सोचती थी कि उसकी जिंदगी एक टाइम बॉम्ब जैसी है, जहां उसे देखना होगा कि पहले क्या खत्म होता है, उसकी खुद की टर्मिनल बीमारी या उसके नए परिवार का पतन। वो जोर से सोचने लगी, याद करने की कोशिश करने लगी कि उसकी मौत निश्चित क्यों थी। फिर उसे याद आया, अपनी पत्नी की मौत के बाद वो असहनीय दुख में डूब जाएगा। उसका दिमाग इतना पूरा टूट जाएगा कि एक दिन इंपीरियल फैमिली द्वारा आयोजित एक इवेंट के दौरान उसकी मैजिक कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। उस हिंसा में एक इंपीरियल फैमिली मेंबर की जान लग जाएगी। उसी समय वो आदमी जिसे वो सबसे ज्यादा एडमायर करता था, जिसे वो वफादारी से फॉलो करता था, हाउस ब्लू के ड्यूक एल्फ एर्गो, व्यक्तिगत रूप से उसकी जिंदगी खत्म कर देगा। हरे रंग की वही शक्ति जो कभी भलाई का प्रतीक थी, उसके घर के विनाश का कारण बन जाएगी। जब वो ये सब प्रोसेस कर रही थी, अजीब शब्द उसके दिमाग में उभर आए, जैसे कोई याद। कहानी तब शुरू होती है जब हरे रंग की शक्ति वाली फीमेल लीड आती है। शॉक्ड होकर उसने खुद से पूछा कि ये सोच कहाँ से आई थी, ऐसे शब्द उसकी याद में क्यों रह गए। उसने एक स्टोरी या नॉवल के अंदर होने की अजीब नोशन को खारिज कर दिया और नतीजा निकाला कि ये उस एक्सपेरिमेंट का ही एक और साइड इफेक्ट होगा। कराते हुए उसे रियलाइज हुआ कि उन एक्सपेरिमेंट्स ने उस पर जितने दाग छोड़े थे, उससे कहीं ज्यादा थे। हो सकता है ये फोरसाइट उनमें से एक हो। उसे तो ये आयरॉनिक भी लगा, वही एक्सपेरिमेंट्स जिन्होंने उसकी जान ले ली थी, वो अभी भी उसे अफेक्ट कर रहे थे, भले ही वो समय में वापस आ गई थी। अपने शरीर पर निशानों को देखते हुए उसने उदासी से सोचा कि वो बर्बादी की काउंटडाउन पर जी रही है।